Good morning, students. Today we have to read from page number 69. The elder Pliny described conditions in the frankincense. इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो श्रम नियंत्रण के तरीके थे वो बड़े कठोर होते थे और आज के टाइम में भी जो ज़्यादातर फैक्ट्रियां हैं वो इन्हीं श्रम नियंत्रण के सिद्धांतों को लागू करती हैं। और रोमन साम्राज्य में भी बहुत सारे ऐसे औद्योगिक एस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने ऐसे कड़े नियंत्रण जो थे वो स्थापित कर रखे थे। इसके बाद हमें पढ़ना है द एल्डर प्लिनी डिस्क्राइब्ड कंडीशंस इन द फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज। फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज का मतलब होता है इट इज द यूरोपियन नेम फॉर एन एरोमेटिक रेजिन यूज्ड इन इंसेंस एंड परफ्यूम्स। फ्रैंकिनसेंस होता है यूरोपियन नेम है एक ये जो सुगंधित रेजिन को राल होती है गोंद जैसे चिपचिपा पदार्थ होता है कोई सुगंधित होता है ये। और ये इंसेंस मतलब जो धूप अगरबत्ती होती है उसमें यूज किया जाता है और परफ्यूम बनाने के लिए यूज होता है। इट इज टैप्ड फ्रॉम बोसवेलिया ट्रीज बाय स्लैशिंग द बार्क एंड अलोइंग द एक्सक्लूडेड रेजिन्स टू हार्डन। इसको एक बोसवेलिया पेड़ होता है उससे प्राप्त किया जाता है। इसमें पहले बार्क को तने को काटा जाता है फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें से ये जो रेजिन्स है चिपचिपा पदार्थ वो बाहर निकले और वो सूख जाए हार्ड हो जाए। द बेस्ट क्वालिटी फ्रैंकिनसेंस केम फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्रैंकिनसेंस है वो अरब प्रायद्वीप से आता है, वहां से ये मिलता है। तो जो लेखक थे प्लिनी वो अलेक्जेंड्रिया की फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्री की जो कंडीशंस हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। वेयर ही टेल्स अस, जहां वो हमें बताते हैं नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम्ड टू सफिस मीन सफिशिएंट, कि जो चाहे कितनी भी सुपरविजन हो जाए वो सफिशिएंट नहीं लगती, यानी कि काफी नहीं लगती, पर्याप्त नहीं लगती। अ सील इज पुट अपॉन वर्कमैन्स एप्रन्स, जो कारीगर होते थे उनके एप्रन के ऊपर एक सील मतलब एक मोहर लगा दी जाती थी। दे हैव टू वियर अ मास्क और अ नेट विद अ क्लोज मेस ऑन देयर हेड्स, और उनको अपने सिर के ऊपर एक क्लोज मेस मतलब बहुत ज्यादा बारीक जाली वाला नेट या मास्क पहनना होता था। एंड बिफोर दे आर अलाउड टू लीव द प्रमाइसिस होता है जो ओपन स्पेस होता है किसी फैक्ट्री के बाहर या उसके मतलब आंगन जिसको हम कह सकते हैं। तो जब वो प्रमाइसिस छोड़ने के लिए जब अलाउ किया जाता था उनको, दे हैव टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोथ्स, तो उनको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। एग्रीकल्चरल लेबर मस्ट हैव बीन फैटिग एंड डिसलाइक्ड, और ये जो भी कृषि संबंधी मजदूर होते थे वो थक जाते होंगे या फिर उनको डिसलाइक नापसंद किया जाता होगा। For a famous edict of the early 3rd century refers to Egyptian peasants deserting their villages in order not to engage in agricultural work। और इसका पता हमें एक एडिक्ट से चलता है। एडिक्ट जो होता है उसको एक ये शाही आदेश होता है, ऑर्डर होता है राजा की तरफ से, और ये 3rd सेंचुरी के शुरुआत का था ये एक फेमस एडिक्ट, जिससे हमें पता चलता है कि इजिप्ट के जो पीजेंट्स थे, मिस्र के जो किसान थे, वो अपने गांव को छोड़कर जा रहे थे ताकि उनको एग्रीकल्चरल वर्क या कृषि संबंधी काम में व्यस्त ना होना पड़े। द सेम वॉज प्रोबेबली ट्रू ऑफ मोस्ट फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और ऐसी ही जो बात थी वो फैक्ट्रीज जो थी और जो वर्कशॉप्स थी उनके लिए भी ये सच थी। अ लॉ ऑफ 398 refer to workers being branded so they could be recognized if and when they run away and try to hide। एक कानून बना 398 जो ये बताता था कि जो वर्कर्स हैं उनको ब्रांडेड किया जाता था, यानी कि उनको दागा जाता था। दागना मतलब उनके गरम किसी चीज से उनके ऊपर निशान बना दिया जाता था उनकी स्किन के ऊपर। सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज, ताकि उनको पहचाना जा सके अगर वो भागने की कोशिश करें या छिपने की कोशिश करें। मैनी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स कास्ट देयर एग्रीमेंट्स विद वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट। और नेक्स्ट क्या था
कि जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स थे, जो मालिक थे, वो एक एग्रीमेंट कर लेते थे वर्कर्स के साथ, कामगारों के साथ, इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है एक कर्ज अनुबंध, जो भी मतलब वो कर्ज लेते थे तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट स्थापित कर लेते थे वो कामगारों के साथ, टू बी एबल टू क्लेम, ताकि वो दावा कर सके दैट देयर एम्प्लॉइज वर इन डेब्ट टू देम, कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वो उनके अधीन हैं या उनके कर्जदार हैं, एंड दस एंश्योर टाइटर कंट्रोल ओवर देम, और इस प्रकार उनके ऊपर उनका टाइटर कंट्रोल यानी कि ज्यादा नियंत्रण स्थापित हो जाता था। एन अर्ली सेकेंड सेंचुरी राइटर टेल्स अस, और एक दूसरी शताब्दी के शुरुआती दूसरी शताब्दी के लेखक हमें बताते हैं, थाउजेंड्स रेंडर देमसेल्व्स टू वर्क इन सर्विट्यूड, कि बहुत सारे जो कर्मचारी या कामगार होते थे वो अपने आप का सरेंडर कर देते थे, आत्मसमर्पण कर देते थे काम के लिए, ऑल्दो दे आर फ्री, जबकि वो फ्री होते थे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ लॉट ऑफ पुअरर फैमिलीज वेंट इनटू डेब्ट बॉन्डेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए ज्यादातर जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार होते थे वो डेब्ट बॉन्डेज होता है जैसे जो ऋण होता है, तो उसके वो अपने आप को अधीन स्वीकार कर लेते थे। फ्रॉम वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर्स ऑफ ऑगस्टीन के जो हाल ही में लेटर डिस्कवर हुए, जो लेटर खोजे गए, उनमें से एक से हमें पता चलता है, वी लर्न दैट पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, कि कभी कभी माता पिता क्या करते थे, 25 साल की लंबी अवधि के लिए अपने बच्चों को भेज देते थे कि वो 25 साल काम करें। ऑगस्टीन आस्क्ड अ लॉयर फ्रेंड ऑफ हिज वेदर दी चिल्ड्रन कुड बी लिबरेटेड वंस द फादर डाइड, कि क्या जो ऑगस्टीन ने एक बार अपने लॉयर फ्रेंड से पूछा, अपने वकील दोस्त से पूछा कि क्या ये जो बच्चे थे कभी लिबरेट हो सकते थे, यानी कि उनको आज़ादी मिल सकती थी जब कभी ऐसा मौका आए कि उनके फादर की डेथ हो जाए। रूरल इंडेप्टनेस वॉज इवन मोर वाइड स्प्रेड, कि जो गांव के अंदर ऋणग्रस्तता थी, जो ऋण से ग्रस्त लोग थे वो ज्यादा थे या व्यापक थी ये ऋणग्रस्तता गांव में। टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। इन द ग्रेट जूइश रिवोल्ट ऑफ 66 CE, 66 CE मतलब जब पहली शताब्दी शुरू हो रही थी और उसका 66 ईयर चल रहा था, तो जूइस होते यहूदी कहते हैं इनको, उनका एक बहुत बड़ा रिवोल्ट उन्होंने किया। द रिवोल्यूशन इज डिस्ट्रॉयड द मनी लेंडर्स बॉन्ड्स, तो जो बॉन्ड पत्र था, जो कर्ज देने का जो अनुबंध साइन किया हुआ पत्र था, उसको मनी लेंडर्स के बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया क्रांतिकारियों ने। टू विन पॉपुलर सपोर्ट होता है पूरी जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए या पूरी जनता का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए। अगेन वी शुड बी केयरफुल नॉट टू कंक्लूड दैट द बल्क ऑफ लेबर वॉज कोएस्ड इन दीज वेज, और हमें ये भी केयरफुल सावधान रहना चाहिए कि हमें इस निष्कर्ष पे नहीं जाना चाहिए कि जो ज्यादातर लेबर थी, जो ज्यादातर श्रम शक्ति थी, वो इसी तरीके से हैंडल होती थी। द लेट 5th century emperor Anastasius built the eastern frontier city of Dara in less than 3 weeks. By the papyri we can even form some estimate by attracting labor from all over the east by offering high wages. और जो 5th century के लास्ट में एम्परर थे एनास्टेसियस, उन्होंने एक पूर्वी सीमांत शहर बनाया जिसका नाम था दारा, और ये उन्होंने 3 वीक से भी कम टाइम में बना दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा लेबर को यानी कि मजदूरों को अट्रैक्ट किया फ्रॉम ऑल ओवर द ईस्ट मतलब जो पूर्वी प्रांत थे जिसको पश्चिम एशिया कहा जाता था, वहां से श्रमिकों को अट्रैक्ट किया और उनको क्या किया, उन्होंने ऑफरिंग हाई वेजेस, बहुत ज्यादा वेतन दिया। फ्रॉम द पेपायरी वी कैन इवन फॉर्म सम एस्टिमेट ऑफ हाउ वाइड स्प्रेड वेज लेबर हैड बिकम इन पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरियन बाय द 6th century, एस्पेशली इन द ईस्ट।
पेपायरी से जो भी हमें जानकारी मिलती है, पेपायरी यहाँ एक प्लूरल वर्ड है ये, और पेपायरस इसका सिंगुलर वर्ड है। तो पेपायरी यानी कि जो दस्तावेज मिले पेपायरी पत्रों पर, उनसे हमें ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि जो वेज लेबर थी, वेज लेबर होती है जिसको वेतन दिया जाए, ऐसे श्रमिक या वेतन भोगी श्रमिक भी कह सकते हैं, वो कितने ज्यादा व्यापक रूप से बढ़ गए थे। हैड बिकम इन पार्ट्स ऑफ मेडिटेरियन, मेडिटेरियन भूमध्य सागर के अधिकतर हिस्सों में इनका प्रयोग होने लगा था वेज लेबर का 6th सेंचुरी तक, स्पेशली इन द ईस्ट, और विशेष रूप से पूर्व में। आज जो पैराग्राफ हमने रीड किया है उसमें से आपका 4th क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में जो श्रम का प्रबंधन था उसके तरीके क्या थे, उनको डिस्क्राइब करना है आपको। तो ये हमने कल भी पढ़ा था। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है कि रोमन एग्रीकल्चरल राइटर कोल्यूमेला रिकमेंडेड दैट लैंड ओनर मस्ट कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। और यहाँ से आज हमने शुरू किया है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको नो वर्क वुड गेट डन विदाउट सुपरविजन, कि आज हमने ये यहीं से शुरू किया था कि जो सुपरविजन है चाहे वो कितनी भी की जाए वो सफिशिएंट नहीं होती। सुपरविजन वॉज नेसेसरी फॉर बोथ स्लेव एंड फ्री वर्कर्स। तो ये पूरा जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसमें से इसका आंसर बनेगा। ये आपको आज लर्न करना है 4th क्वेश्चन।